हेलो वीवर, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा पति 4 साल पहले विदेश चला गया था और वहाँ जाकर मुझको भूल ही गया था। मुझसे कोई बातचीत नहीं होती थी। मैं अपने मायके में ही रहती थी। फिर मेरे घर वाले सब कहने लगे, वह नहीं बातचीत कर रहा है तो तुम दूसरी शादी कर लो। फिर मेरे माँ बाप एक मौलाना के पास गए बातचीत करने। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी का तो निकाह टूट गया है, क्योंकि ना कोई बातचीत होती है उनके बीच और ना कोई संबंध है, तो फिर उसका निकाह कैसा। मजबूरन मैंने एक बिजनेसमैन के बेटे से शादी कर दी और वह काफ़ी दौलतमंद था और उसकी अरबों की प्रॉपर्टी थी। घर में नौकरों की फौज थी, लेकिन मेरा पति मुझसे नौकरों के सामने भी नहीं जाने देता। एक दिन मेरा पति घर पर नहीं था। एक नौकर को सौदा लेने भेजा तो गलती से उसके चेहरे पर मेरी नज़र पड़ गई। ये देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। वह तो मेरा मेरा नाम तरन्नुम है और मैं एक वकील भी हूँ। मुझे मुश्किल और नामुमकिन काम करने का शुरू से ही शौक था, इसलिए मैं वकालत में आ गई। हालांकि सब ने बहुत मना किया था कि औरतों के लिए ये काम ठीक नहीं है, मगर मैं भी अपनी जिद की पक्की थी। मेरे पास ज़्यादातर मजबूर और बेबस लोग आते थे, लेकिन कुछ दिनों में पूरे न्यूज़ चैनल पर जो न्यूज़ डिस्कस हो रहा था, मेरे वह गुमान में भी नहीं था कि वह केस मेरे पास आएगा। वह बहुत अजीब सा केस था। औरत के दो पति थे और दोनों ही उसे अपने पास रखना चाहते थे। उससे बड़ी हैरत की बात तो ये थी कि दोनों पति में से एक पति बहुत अमीर था, वह बहुत अरबपति था, और दूसरा पति पहले पति का नौकर था। पत्नी चाहती थी कि उन दोनों से अपनी जान छुड़ा लूं। मैं दोनों में से किसी एक के साथ भी नहीं रहना चाहती, मगर वह दोनों पति ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा कर दिया था। बात इतनी जल्दी फैलेगी, मगर जो कि एक रईसजादे की घर की बात थी, तो उस बात को बहुत उछाला जा रहा था। इस तरह के केस मैंने पहले कभी भी नहीं सुना था और न देखा था। एक पत्नी की एक ही वक्त पे दो पति कैसे हो सकते हैं। मैंने ये ठीक समझा कि पहले उस औरत से एक बार मिल लिया जाए, उस वाक्य को उसकी जुबान से ही सुन लूँ, फिर कोई फैसला करूँगी। जो खुद मेरे पास नहीं आई थी, बल्कि अपनी नौकरानी से मुझे पैगाम भिजवा दिया था। मैं अगले दिन उससे मिलने पहुँच गई कि गेट पर ही मुझे रोक लिया गया। उसके पति के बॉडीगार्ड ने मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दिया और पूछा मैं कौन हूँ। तो मैंने जवाब दिया कि मैं एक वकील हूँ और मुझे यहाँ बुलाया गया है, इसलिए आई हूँ। बड़े साहब ने बुलाया है तो मुझे अंदर जाने की दिया गया। वहीं नौकरानी भी मेरा इंतज़ार कर रही थी और मुझे लेकर जल्दी से अपनी मालकिन के पास चली गई। मैं तो उस महल के ठाठ बाट देख कर हैरान थी और मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये औरत अपने इतने अमीर पति से तलाक क्यों चाहती है। खैर, मैंने उस औरत से हाथ मिलाया और कहा वह अपनी सारी समस्याओं को मुझे खुद बताए। वह काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन उस वक्त काफ़ी परेशान दिखाई दे रही थी। मुझे शुरू से अपनी कहानी सुनाने लगी। उसने बताया मेरा नाम शबनम है और दिल्ली के एक मशहूर इलाके हौज ख्वास में रहती हूँ। बचपन में ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उनके मरने के बाद मैं अपने मामा मामी के घर रहने के लिए आ गई थी। मेरे मामा मामी बहुत अच्छे थे, मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मुझे अपनी औलाद की तरह ही पाला था। जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो उन्होंने मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। मेरे मामा मामी बहुत अमीर थे, उनका भी शहर में बहुत नाम था, इसलिए मेरी शादी भी वे बराबर वालों से ही करना चाहते थे। एक दिन मेरे घर एक रईस यानी करोड़पति का रिश्ता मेरे लिए आ गया और उन लोगों ने उससे मेरी रिश्ते की बात तय कर ली। उस लड़के का नाम जैद था। बहुत जल्दी हमारी शादी हो गई। शादी की रात मैं अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद वह मेरे कमरे में आया। अभी उसने मेरे लिए मुंह दिखाई का तोहफा जेब से निकाला ही था कि उसको किसी का फ़ोन आ गया। वह बड़ा खुश लग रहा था। कहने लगा मैं बहुत सालों से बाहर जाने की कोशिश में था। मेरी खुशकिस्मती है, मुझे एक कंपनी की तरफ से बुलावा आ गया है। मुझे सुबह ही फ़्लाइट पकड़कर जाना होगा। मैं तो दुल्हन बनकर ढेरों अरमान दिल में लिए सजाए हुए थी, चुप करके रह गई। मैंने उसके साथ मिलकर उसकी पैकिंग की। अगली सुबह जाते हुए उसने कहा मुझे मालूम है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर रहा हूँ।
मगर हम दोनों का भविष्य बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत जल्द ही तुम्हें वहाँ बुला लूँगा। यूँ मेरा पति परदेश चला गया। शुरू शुरू में तो मेरी बातचीत थी, हम दोनों कॉल पर बातें कर लिया करते थे, मगर धीरे धीरे उसका फ़ोन पर बातें करना भी बंद हो गया। मैं उन दिनों बिल्कुल अकेली हो गई थी, इसलिए मामा और मामी के पास आ गई। उन्हीं दिनों मेरी ज़िंदगी में अजीबोगरीब समस्याएं पैदा होने लगी। मुझे ऐसा लगता जैसे हर पल मुझे नज़रों में लिए हुए है। मैंने एक स्कूल में नौकरी कर ली थी। मेरे पति का तो कोई आता पता नहीं था। 2 साल बीत चुके थे और मुझे ये भी मालूम नहीं था कि वह जिंदा भी है या मर गया है। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए ख़ानदान वालों ने दबाव देना शुरू कर दिया कि लड़की की जान छुड़ाओ और कहीं और शादी कर दो उसकी। अब तो मामा और मामी भी उसके बारे में सोचने लगे थे कि इस लड़की को उससे छुटकारा दिलवाना चाहिए। मगर मैं कुछ साल अपने पति का इंतज़ार करना चाह रही थी, इसलिए उनको मैंने मना कर दिया। ऐसे राह देखते देखते पूरे 4 साल बीत गए। यहाँ तक कि मौलाना साहब ने भी कह दिया कि मैं अब अदालत से अपना फैसला ले सकती हूँ। मेरा निकाह ख़त्म हो गया है। इसके बावजूद न जाने क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा था। फिर एक दिन खबर आई कि मेरा पति वहाँ 2 साल पहले ही मर गया था। मुझ पर इद्दत फ़र्ज तो नहीं थी, मगर फिर भी मैंने इद्दत का समय बिताए। अब मेरे मामा और मामी ने मेरे लिए दोबारा रिश्ता देखने लगे। फिर ऐसा रिश्ता आया तो किसी के दिमाग में भी नहीं था। एक बिजनेसमैन अरबों का मालिक था, उसके बेटे का रिश्ता मेरे लिए आया। मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी, क्या ऐसा भी हो सकता है। मामा ने तो फौरन हाँ कर दी कि ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। यूँ मेरी शादी उस अमीर आदमी से हो गई। मेरा दूसरा पति बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन उसमें एक आदत बहुत बुरी थी और वो ये कि मुझे हर वक्त पर्दे में रखता था। चाहता था मैं उसके नौकरों के सामने भी न जाऊं। मैं एक बार गलती से नौकरों के खाने का पूछने गई तो उसी वक्त मेरा पति आ गया। वह मुझ पर बहुत गुस्सा हुआ कि उसके घर की औरतें पर्दे वाली होती हैं। उस दिन के बाद से मैं कभी किसी नौकर के सामने नहीं गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पति के घर पर बाहर से कोई जाना माना मशहूर मेहमान था। उस दिन तो उसने और सब ठीक कहा कि मैं किसी के सामने नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ उसने मुझे दावत का खाना भी तैयार करवाने का कह दिया था। मैंने अब किचन में जाकर देखा तो काफ़ी चीज़ें वहाँ नहीं थी। नौकर ने एक नौकर को आवाज़ देकर बुलाया और कहा, मालकिन उस नौकर से सौदा मंगवा लो। मैं जैसे ही चेहरा ढक कर पलटी तो उस नौकर के चेहरे पर नज़र पड़ते ही मेरे होश हवास उड़ गए। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, क्योंकि वह नौकर कोई और नहीं बल्कि मेरा पहला पति था। यहाँ तक कि कहानी सुनाकर शबनम चुप हुई तो मुझे शक हुआ कि आगे क्या हुआ होगा। मैंने उससे कहा, मुझे जल्दी से सारी बात बताओ कि फिर क्या हुआ। कहने लगी, अपने पहले पति को सामने देखकर मैं तो चीख पड़ी। मुझे पहचान गया था। उसने अपनी कहानी बताई कि जब वो कंपनी के कहने पर वहाँ गया था तो महज 2 महीने के बाद ही उसे झूठ बहाना बनाकर नौकरी से निकाल दिया गया। काफ़ी महीने में नौकरियाँ ढूंढता रहा, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। उसके पास जो मोबाइल था उसमें मेरा नंबर था, वह भी कहीं खो गया था और वह वापस भी नहीं आ सकता था। इसलिए मुझसे उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। फिर उसे मेरे अब वाले पति ने नौकरी दी और अपने घर में नौकर रख लिया। मुझे उसकी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। उस वक्त कई और नौकर भी वहाँ पर खड़े थे। जरा सी देर में ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई कि मेरे 2 पति हैं। यहाँ तक कि मेरे पति के जो मेहमान आए थे उनके कानों तक भी किसी ने ये बात डाल दी। वे तो पहले ही मीडिया वाले थे, उन्होंने जाकर खबर टेलीविज़न पर फैला दी और यूँ सबको पता चल गया। मेरे दोनों पति का कोई कसूर नहीं है, दोनों ही मेरे साथ रहना चाहते हैं और दूसरे से रजामंद है, मगर मैं अपने किसी भी पति का दिल नहीं दुखाना चाहती। दोनों बहुत अच्छे हैं। बहुत सोच समझकर मैंने फैसला लिया है कि मैं दोनों में से किसी के साथ भी नहीं रहूंगी। वकील साहिबा, इसलिए मैंने आपको बुलाया है कि मेरे समस्याओं का हल निकालो। उस औरत की कहानी सुनकर मैं तो हैरान रह गई। बिल्कुल सीधी सादी सी कहानी थी, मगर कुछ तो था जो मुझे खटक रहा था। जो शबनम से जानकारी मुझे मिली थी वह इतने सीधे नहीं थे जितने लग रहे थे। मुझे शक हो रहा था
कि उस कहानी में ज़रूर कुछ और भी है। मैंने उस लड़की को तसल्ली दी और कहा मैं इसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। मैंने यही सोचा कि पहले अपने तरीके से सब बात पता करूँगी, क्या क्या ये सच कह रही है। थोड़ी सी छानबीन के बाद मालूम हो गया कि वह लड़की सच कह रही थी। अब मुझे उसके दोनों पतियों के बारे में मालूम करना था कि उनकी ज़िंदगी में कौन से राज छुपे हुए हैं। शबनम का दूसरा पति, क्योंकि वो बहुत अमीर था, इसलिए काफ़ी दिलफेक इंसान भी था। मैंने उसके करीब रहने के लिए सेक्रेटरी की नौकरी करने की अप्लाई कर दिया। मैं उसके करीब रहकर उसके बारे में जानना चाहती थी। मैं रोज़ सुबह 9 बजे जाती और शाम 5 बजे छुट्टी हो जाती थी। मैंने नोटिस किया कि वह रईस ज़्यादा आजकल रोज़ दफ्तर से जल्दी चला जाता था। ऐसा लगता था जैसे वह किसी से मिलने जाता है। एक दिन मैंने फैसला किया कि उसके पीछे जाऊंगी ताकि देखूं कि वह किससे मिलने जाता है। जैसे ही उसे फ़ोन आया और फ़ौरन दफ्तर से उठ गया। 2 मिनट बाद मैं भी चादर ओढ़ती हुई उसके पीछे पीछे चलने लगी और ये देखकर मैं बिल्कुल दंग रह गई कि शबनम का दूसरा पति उसके पहले पति से मिलने जाता था। आखिर वे दोनों आपस में क्यों मिल रहे थे? उनका आपस में क्या संबंध था? उनके पीछे वाली मेज पर जाकर बैठ गई। मैंने अपना चेहरा छुपा रखा था। मैं चुप करके उनकी बातें सुनने लगी। उस करोड़पति ने काफ़ी सारे पैसे जैद को दिया और कहा अब तुम मुझे आइंदा इस शहर में नज़र मत आना। 2 दिन बाद ही फ्लाइट लेकर यहाँ से चले जाओ। शबनम से जो काम लेना चाहिए अब वह काम लेने का वक्त आ गया है। मैं ये समझ ना पाई कि वह शबनम से क्या काम लेना चाहता है और ये जैद को पैसे क्यों दे रहा है। मैं यही सोचते हुए और उलझते हुए अपने घर वापस चली आई। रात को शबनम ने फ़ोन किया और खुश होते हुए बताया कि मेरी समस्याएं हल हो गई हैं। जैद ने कहा है कि वह अब मेरे रास्ते में कभी नहीं आएगा। मैं अपने दूसरे पति के साथ खुश हूँ। अब आपको मेरे लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो कुछ ऐसा ही उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा। अगर मैंने दोपहर में उन दोनों की बातें ना सुनी होती तो मैं भी खुश होती कि चलो बेचारी की समस्या हल हो गया है। लेकिन अब तो ऐसी सूरत हाल बन चुकी थी कि मैं जब तक उस राज की जड़ तक ना पहुंचती तो मुझे सुकून नहीं मिलता। मैंने अपने कुछ खास बंदों को फ़ोन किया जो मेरे हर केस में मदद करते थे, जासूसी करते थे मेरे लिए। उनको मैंने जैद के पीछे लगाया और कहा कि उसको मुल्क से बाहर भागने मत देना, बल्कि उसे सारी जानकारी निकलवा लो। जिस दिन जैद एयरपोर्ट से भाग रहा था उसी दिन मेरे आदमियों ने उसे पकड़ लिया और अपने जगह पर ले गए। मेरा वह पूरा दिन बड़ी बेचैनी से बीता था। अगले दिन मुझे जो जानकारी मिली उससे मैं बहुत खुश हो गई। अब मुझे अगली चाल तय करनी थी। मैं नौकरानी का भेष बदलकर उन लोगों के महल में चली गई। जो काम वह रईस ज़्यादा शबनम से लेना चाहता था उसको रोकने के लिए मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था। 2-3 दिन इंतज़ार करते हुए निकल चुके थे। एक दिन महल में सुबह सवेरे ही हंगामा शुरू हो गया। कुछ वहाँ शेख आए हुए थे, कोई अबू धाबी से और कोई तुर्किस्तान से आए थे। मैंने शबनम पर नज़र रखी हुई थी। वह तैयार होकर मेहमानों के लिए नाश्ता बना रही थी जब उसके दूसरे पति ने उसे बाजू से पकड़कर अपने साथ मेहमानों वाले कमरे में ले गया। मुझे बस उसी मौके का इंतज़ार था। मैं एक ज़रूरी कॉल करने के बाद अंदर चली गई। सब लोग मुझे वहाँ देखकर हैरान रह गए। शबनम हैरानी से कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने कहा, जो सब यहाँ चल रहा है मैं उसकी हकीकत तुम्हें बताने आई हूँ। वह परेशान हो गई कि कैसी हकीकत? मैंने उससे बताना शुरू किया। जब वह तुम्हारा पहला पति तुम्हारे उस दूसरे पति का शुरू दिन से ही नौकर था। पहले ये लोग इतने अमीर नहीं थे, मगर पिछले 1 सालों में एकदम ही ये अरबपति बन गए हैं। उसके पीछे भी एक बहुत दिलचस्प कहानी है। जैद लड़कियों से शादी करता था और फिर उनको लेकर विदेश चला जाता था, जहाँ ये तुम्हारा दूसरा पति उसकी लड़कियों को खरीद लेता और अमीर अरब शेखों के आगे उनकी बोली लगवा कर बेच देता। ये सिलसिला पिछले कई सालों से चल रहा था और उनका बड़ी कामयाबी से काम चल रहा था। तुम्हारी शादी जैसे हुई उसी रात उसको पता चला कि उसके दुश्मन उसके पीछे हैं, इसलिए वह तुम्हें शादी की पहली रात ही छोड़कर अबू धाबी भाग गया और वहां जाकर
तुमसे बातचीत बंद कर दिया और कुछ साल बाद दिल्ली वापस आया। तुमने उसके इंतज़ार में 4 साल फिजूल में गंवा दिए। उसी टाइम उस रईसजादे की नज़र तुम पर पड़ी और उससे तुमने शादी कर ली। शादी के बाद जाना कि जब सारी हकीकत खुलकर, जब तुम्हारा पहला पति था तो उन दिनों उन लोगों को डर लगा कि कहीं तुम उनकी हकीकत ना जान जाओ, इसलिए उसने जैद को विदेश फरार करने का बंदोबस्त कर दिया और आज तुम्हारी बोली लगवाने के लिए इतनी दूर दूर से लोग बुलवाए हैं। जो इन सब में से ज़्यादा कीमत लगाएगा तुम्हें उसी के हवाले कर देगा। जैद जैसे न जाने कितने ही लड़के उसके लिए काम कर रहे हैं और इसलिए तो इतना अमीर हो गया है। सारी कहानी सुनकर तो शबनम के रंग ही उड़ गए, जबकि उसका पति गुस्से से कहने लगा, अगर अब तुम्हें पता चल ही गया है तो लड़की तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकती। मैंने हंसते हुए कहा, जा तो तुम नहीं सकते यहाँ से कहीं, क्योंकि पुलिस आ चुकी है तुम्हारी गिरफ्तारी करने के लिए। जैद पहले ही उनकी कस्टडी में है। इसी वक्त पुलिस ने आकर वहाँ बैठे सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। शबनम रोते हुए मेरे गले लग गई और कहने लगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूँगी। मैंने शबनम को तसल्ली दी और कहा, अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। मैं शबनम की धन्यवाद करना चाहती थी, जिसकी वजह से मुझे कई चेहरे ने बेनकाब करने का मौका मिला और ये केस मेरे करियर को बहुत आगे ले जाएगा। मैंने फैसला कर लिया था कि अदालत से उन लोगों को सज़ा दिलवा कर रहूँगी। इस बार शबनम की शादी मैंने अपने रिश्तेदारी में करवा दिए। आखिर उसे भी तो खुश रहने का हक था। तो दोस्तों, ये थी मेरी मोटिवेशनल कहानी। तो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।